imperialism in India। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 200 साल लगभग हमारे देश के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ी हुकूमत रही। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 90 साल तक हमारे देश के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, और उसके बाद लगभग 100 साल तक हमारे देश के ऊपर राज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो 190 साल या लगभग 200 साल की गुलामी हमारे देश के ऊपर रही, जिसके अंदर हमने बहुत कुछ खोया, बहुत से लोगों ने बलिदान दिए इस आज़ादी को पाने के लिए, जिस आज़ादी के अंदर आज हम सांस ले रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और अभी 15 अगस्त 2021 को हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हम लोगों को 75 साल हो गए हैं ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुए, और इस 75वें साल के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि ये जो हमारा पर्व है, ये जो हमारा उत्सव है इंडिपेंडेंस डे का, इसे हम लगातार 2 साल तक मनाएंगे, और उसको नाम दिया आज़ादी का अमृत महोत्सव। उसी के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, और उन्हीं गतिविधियों में से एक मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म इन इंडिया के बारे में। किस तरीके से हमारा देश गुलाम रहा, क्या क्या हुआ, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़े, और एट लास्ट क्या रिज़ल्ट हुआ इस गुलामी का, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले संघर्ष की जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट इन 1857, सेपॉय म्यूटिनी, ये फर्स्ट रेवोल्यूशन था। जो सेपॉय म्यूटिनी जिसको नाम दिया जाता है, जिसको सैनिक विद्रोह कहा जाता है। तो सैनिक कुछ खड़े हुए थे, उनकी कुछ मांगें थी, जिन मांगों के लिए वो खड़े हुए, और उसमें सबसे पहला जो योद्धा रहा वो थे मंगल पांडे। अब सेपॉय की बात हुई है, यहाँ पर म्यूटिनी की बात हुई है, रेवोल्यूशन की बात हुई है, तो सेपॉय जो होता है वो इंडियन सोल्जर्स जो उस समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में काम करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत कम मात्रा में थे, और बहुत कम ब्रिटिशर्स हमारे देश के ऊपर, इतने बड़े देश के ऊपर राज कर रहे थे, तो उनको आर्मी की ज़रूरत थी। तो वो क्या करते थे कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको रिक्रूट करते थे, उनकी रिक्रूटमेंट करने के बाद उनको सैनिक बनाते थे, और उन सैनिकों को आर्मी में भर्ती करने के बाद उनसे आर्मी का काम करवाते थे। उन्हें इसके बदले में सैलरी मिल जाती थी, उनका घर चल जाता था, उनका भरण पोषण होता था। तो इसलिए हिंदुस्तानी लोग भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फ़ौज थी, जो आर्मी थी, उसके अंदर एज ए सोल्जर काम करते थे। लेकिन उन सोल्जर्स को पूरा प्रॉपर सोल्जर का दर्जा नहीं दिया गया, उनको सेपॉय कहा जाता था। सेपॉय म्यूटिनी, जो रेवोल्यूशन अगेंस्ट द अथॉरिटीज़ होता है उसको बोलते हैं म्यूटिनी, जिसको हम हिंदी में विद्रोह कहते हैं। तो यह विद्रोह को हम कहेंगे म्यूटिनी। मंगल पांडे जो थे वो पहले सेपॉय थे, पहले लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। क्या कारण था, किस कारण से उन्होंने आवाज़ उठाई? तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट इमेज के अंदर, ये जो सेपॉय मूवमेंट है, सेपॉय रेवोल्यूशन है, ये स्टार्ट हुआ था बिकॉज उस समय पर जितने भी सैनिक थे उनको फोर्स किया जाता था इस नई गन को यूज़ करने के लिए। नई गन आई थी उस टाइम पे, इस गन को यूज़ करने के लिए, और इस गन को यूज़ करने के लिए जो इसकी गोली होती थी, इसकी बुलेट होती थी, इसकी कार्ट्रिज होती थी, उसको मुँह से खोलना पड़ता था। और देखिए यहाँ सेकेंड इमेज में आपको कार्ट्रिज दिखाई दे रही है। ये जो कार्ट्रिज थी इसके ऊपर ग्रीस लगी हुई होती थी पिग की और काऊ की, जो सेक्रेड एनिमल्स हैं उनकी। तो ये जो सेपॉय है मंगल पांडे, इनको जब ये पता लगा तो इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण लोग गाय को पूजते हैं, गाय का मांस नहीं खाते, और गाय की चमड़ी उनके मुंह पर लगी थी सिर्फ इस बंदूक और इस बुलेट के कारण। तो उन्होंने आवाज़ उठाई। अपनी आवाज़ उठाने के बाद उन्होंने जो ब्रिटिश हुकूमत थी उस टाइम पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके एक सीनियर ऑफिसर को मार भी दिया, जिस वजह से इस छोटे से विद्रोह ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। ये पूरे देश भर में विद्रोह फैल गया। बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो इधर उधर हमारे देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, ब्रिटिशर्स से दब कर रह रहे थे, उनकी आवाज़ बुलंद हुई। तो ये जो सेपॉय म्यूटिनी था, ये सैनिक विद्रोह था, ये धीरे धीरे पूरी एक बड़ी वॉर के अंदर तब्दील हो गया, जिसके अंदर महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफ़र जैसे अनेकों बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें भाग लिया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर तोड़ कर रख दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज़्यादा बर्बाद हो गई थी इस विद्रोह के कारण, 1857 के इस बड़े विद्रोह के कारण, कि उनको जो सत्ता उनके हाथ में थी, जिसको आज तक कंपनी चला रही थी, हमारे देश को आज तक कंपनी चला रही थी, तो उन्होंने वो सत्ता हस्तांतरित कर दी किसे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि अब वो उसको चलाने में सक्षम नहीं रही। जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ आपको इमेजेस दिखाई दे रही हैं, 2 इमेजेस हैं, ब्रिटिश पेंटिंग कॉल्ड अटैक ऑफ द माउंटेनियर्स। तो ये अटैक की एक वीडियो है, फ़ोटो है यहाँ पर। और सेकेंड इमेज के अंदर एक इंडियन विला है। 2000 रिबल्स जो थे इसके अंदर रहते थे,
और उनको स्लाउटर कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह की शुरुआत की, जो सेपॉय म्यूटिनी थी उसकी, तो जो सेपॉय म्यूटिनी थी उसको ग्रेट ब्रिटेन ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है और उसको इंडियन जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। उनके लिए यह एक विद्रोह था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, और जो इंडियन गवर्नमेंट थी या फिर इंडिया के लोग थे उनके लिए ये एक क्रांतिकारी आंदोलन था। तो यहाँ पर देखिए, द फॉलोइंग एक्सर्ट्स इज़ फ्रॉम ए ब्रिटिश वुमेंस मैगजीन। तो क्या लिखते हैं ये, वी हियर विद पेन but not perhaps with horror of the deaths of our brave officers and soldiers slain by the mutineers. For it is the soldiers' business to comfort death in all its shapes. But when we read of the atrocities committed upon our women and children, the heart of England is stirred, and the sorrow of their fate, great as it is overshadowed by the execration which we feel for their unmanly assassins, and by the grim determination that justice full and unwearying shall be done upon them. तो देखिए कितने आहत हुए जब इनके कुछ सैनिक मारे गए। ये लंदन न्यूज़ का एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उस मैगज़ीन की कटिंग है जहाँ पर ये लिखा गया था 5 सितंबर 1857 को। अब बात करें कि इंडिया ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया, इंडिया के न्यूज़पेपर्स ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया। द इंग्लिश बिगेन एंटरिंग द सिटी एंड शूटिंग डाउन एवरी मैन दैट दे सॉ एंड सेटिंग फायर टू हाउसेस। They first commenced burning and killing in the Halwaipura quarter. They sought our males from the age of 5 to the age of 80 and killed them. Thousands of white soldiers entered the city from all sides and commenced massacring people. The terror in the city at this time was immeasurable. The screaming and crying was endless. तो ये विष्णु भट्ट गोडसे इन्होंने ये लिखा है। ये एक सिपाही थे who was inside the rebel fort at झांसी। जब विद्रोह चल रहा था उस टाइम पे ये झांसी के किले के अंदर थे, तो उन्होंने किले से जो देखा उसका वृतांत इन्होंने लिखा है। तो देखिए, एक पक्ष जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या लगता था कि उनके सैनिक मारे गए, उनके सैनिकों के साथ गलत हुआ है, और दूसरी ओर लगता है यहाँ पर हिंदुस्तानी लोगों को कि उनके साथ गलत हुआ है। तो ये सोच का फ़र्क था। वहाँ पर वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते थे, यहाँ पर ये अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते थे, लेकिन ये एक्चुअल में हमारे देश की जनता के साथ हुआ था, जो सच यहाँ पर विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा है। आगे चलते हैं। इंडियन नेशनलिज्म की बात करें तो जैसे ही 1857 का विद्रोह ख़त्म हुआ, मिड 1800 में इंडियन नेशनलिज्म जो है वो स्प्रेड करना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग, उन्होंने अलग अलग संस्थाएं बनाई। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और भी बहुत सारे लोग थे, एनी बेसेंट, इन्होंने अलग अलग संस्थाएं बनाई। इन्होंने भारत की जो राष्ट्रवाद की भावना है भारत के अंदर जागृत करने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि राष्ट्रवाद जो है हमारे देश में अंग्रेज़ों की वजह से नहीं है। अगर हम अपना इतिहास उठा करके देखें तो हमारे इतिहास के अंदर हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं, जो शास्त्र हैं, उसमें भी जो हमारी धरती माता है उसको सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है। तो लोगों के बीच में ये भावना इन्होंने विस्तारित की, इन्होंने बढ़ाई, जिसकी वजह से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है वो घर करने लगी। लोगों को लगने लगा कि हमारे अंदर भी देश प्रेम होना चाहिए, देश प्रेम के कारण हमें अपने देश को आज़ाद करवाना चाहिए। तो ये भावना विकसित करने में इन महान लोगों का बड़ा योगदान रहा। लेकिन साथ में एक और कारण भी था ये भावना विकसित होने का, वो था जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी उनका बहुत ज़्यादा परेशान करना हमारे देश की जनता को, अलग अलग तरीके के कानून बनाना, अलग अलग तरीके के कर लगाना, जिनकी वजह से हमारे देश के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक तो हमारे देश के लोग परेशान थे, दूसरा कुछ संस्थाएं खुली जिन्होंने उनकी बातें सुननी शुरू की, जो कुप्रथाएं थी हमारे समाज में उनको दूर करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से उनको एक सहारा दिखाई दिया राष्ट्रवाद के रूप में कि इस सहारे को अगर हम पकड़ के चलेंगे, इस बैसाखी को अगर हम पकड़ के चलेंगे तो हम अपनी सारी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड जो इंडियंस थे उन्होंने अलग अलग संस्थाएं खोली, जैसे मैंने आपको बताया, और नेशनलिज्म की ये भावना जो है हमारे देश के लोगों के अंदर पनपने लगी। उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया। देखिए यहाँ पर एक इमेज है, इस इमेज के अंदर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इतने सारे लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया। नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो नेशनलिज्म का मतलब होता है प्राइड इन योर कंट्री। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जो आपकी मातृभूमि है, जहाँ पर आप पैदा हुए, उस मातृभूमि का आप सम्मान करो। अगर उस मातृभूमि को कोई हथियाने की कोशिश करता है या जो आपके कल्चर है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, उनको प्रभावित करने की कोशिश करता है, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो आप उठकर खड़े हों और अपनी आवाज़ बुलंद करें। वर्ल्ड वॉर 1 जो था उसने और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया हमारे देश में नेशनलिज्म की भावना को। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोमिस टू गिव इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट इफ़ दे सर्व्ड इन द ब्रिटिश आर्मी। एक लालच दिया गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके द्वारा हमारे देश के लोगों को
एक तो पहले ही उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी थी, फिर उनको ये लालच दिया गया कि अगर आप हमारी मिलिट्री में काम करोगे, हमारी तरफ से वर्ल्ड वॉर में लड़ोगे, तो आपके देश को हम आज़ाद कर देंगे। जब ये भावना उनके मन में जागृत हो गई कि नहीं, अब हमारा देश आज़ाद हो सकता है, तो उनके हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए। लेकिन 1919 के अंदर जब हमारा जो इंडियन ट्रूप था, जो लड़ाई के लिए गया था, वो वापस लौटा, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट अपने वादे से मुकर गई। अंग्रेज़ी हुकूमत अपने वादे से मुकर गई। अंग्रेज़ी हुकूमत जब अपने वादे से मुकरी तो लोगों के अंदर गुस्सा पनपने लगा, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष जो है वो उत्पन्न हुआ। और उसके बाद जो वर्स्ट चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की वो थी रोलेट एक्ट को लेकर के आना। और जितने भी प्रोटेस्ट होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनको इस रोलेट एक्ट के अंतर्गत उन्होंने इलीगल घोषित कर दिया कि अब कोई भी भारतीय जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, चाहे वो शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट क्यों ना हो। अमृतसर मैस्केयर हुआ उसके बाद, क्योंकि वहाँ पर 10,000 इंडियंस जो हैं वो गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर, जो रोलेट एक्ट आया था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार हमसे छीना जा रहा है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके अगेंस्ट 10,000 लोग वहाँ पे गैदर हुए, पंजाब के जो अमृतसर प्रांत है उसके जलियांवाला बाग के अंदर। उस टाइम पंजाब जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि कैपिटल के रूप में काम करता था। अलार्म्ड बाय द गैदरिंग ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड ड्रायर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन द क्राउड। और जब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे तो जनरल डायर ने क्या किया, उन लोगों के ऊपर, उन निहत्थे लोगों के ऊपर जो शांतिपूर्वक वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, गोली चलाने का हुक्म दे दिया, जिसमें लगभग 400 लोग मारे गए और 1,000 से ज़्यादा लोग जो है वो वाउंडेड हो गए। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर रोष उत्पन्न हुआ जब अमृतसर मास्केयर के बारे में उन्होंने सुना। उसके बाद एक अलग संगठन उठ खड़ा हुआ जिसको हम कहते हैं गर्म खून वाले लोग, क्रांतिकारी लोग, जिन्होंने अंग्रेज़ों से इसका बदला लेने की कोशिश की। और इसी अमृतसर मैस्केयर का बदला लिया शहीद उधम सिंह जी ने। उधम सिंह, उन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड के अंदर जाकर के, ब्रिटेन के अंदर जाकर के गोली मारी। उसके अलावा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत बड़े बड़े लोग हुए जिनको ये लगा कि शांतिपूर्वक तरीके से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें बंदूक उठानी पड़ेगी, हमें अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ेगा, तभी हमें आज़ादी प्राप्त हो सकती है, आज़ादी मिल सकती है। तो वो अंग्रेज़ों से लड़ना शुरू करने लगे। बहुत सारे लोग इसमें थे जिसमें नाम आता है मोहनदास करमचंद गांधी का, क्योंकि इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हमारे देश को आज़ाद करवाने का प्रयास किया। इन्हें हम आज राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। ये एक बहुत ही बेहतरीन लीडर साबित हुए उस समय के परिवेश को अगर देखा जाए तो। वहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी ने, जो कि एक लॉयर थे जिन्होंने लंदन से लॉ की डिग्री प्राप्त की थी, उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर भी जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाई थी, इंडियन राइट्स के लिए आवाज़ उठाई थी। और उनका जो आइडिया था वो ये था कि जो वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन हैं वो सारे समान हैं, सब एक साथ मिलजुल कर रहें, सत्य के साथ रहें, अहिंसा के साथ रहें, लोगों के बीच में किसी भी तरह की कोई कलह नहीं होनी चाहिए, लोगों के बीच में किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। गांधी जो थे उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस प्रैक्टिस किया, नॉन वायलेंट उन्होंने रेजिस्टेंस जो है वो स्टार्ट किए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। स्पेसिफिकली अगर गांधी की बात करें तो गांधी ने इनकरेज किया इंडियन लोगों को कि वो ब्रिटिश जो गुड्स हैं उनका यूज़ करना बंद कर दें, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना बंद कर दें, और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको टैक्सेस देना बंद कर दें और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुनना बंद कर दें। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया। थ्रू आउट 1920 थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत सारे लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जो ब्रिटिश इकोनॉमी थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो गई। क्यों वीक हो गई? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बेसिकली यहाँ पर व्यापार करने आई थी, तो उनके व्यापार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा, क्योंकि लोगों ने उनकी चीज़ें लेना बंद कर दिया, जो सामान वो बेचते थे वो लेना बंद कर दिया, उनको हर तरीके से उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी कुछ फैक्ट्रीज़ जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी और कुछ में लोगों ने आग भी लगा दी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के आंदोलन चले, जिनमें साल्ट मार्च की अगर हम बात करें, जिसको 1930 के अंदर गांधी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। गांधी जी जो थे उस समय पर हमारे देश में कोई नमक नहीं बना सकता था, तो यहाँ पर गांधी जी ने नमक बना करके नमक कानून तोड़ने के लिए साल्ट मार्च किया। गांधी जी ने अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ 240 मील पैदल चलकर वो गए समुद्र के किनारे, वहाँ पर जाकर के उन्होंने नमक उठा करके नमक कानून का बहिष्कार किया, नमक कानून तोड़ा।
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने वायलेंटली उनके ऊपर अटैक किया, लेकिन वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग जो गांधी के सपोर्ट में थे या गांधी की जो पॉलिसीज़ थी उनके सपोर्ट में थे, वो गांधी के साथ खड़े हुए। तो गांधी जी जो थे वो पीसफुल आंदोलन करते थे, उनका अहिंसा से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए और एक वो वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखे जाने लगे। उनकी हर जगह प्रशंसा होने लगी, जिस तरीके के उनके काम थे सत्य और अहिंसा पर चलते हुए। जो ग्रेट ब्रिटेन थी उन्होंने सेल्फ रूल देने का वादा किया इन 1935। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस देने का वादा किया, जिसके बाद सन 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया। उसके बाद बारी आती है पार्टीशन की। पार्टीशन की जब बात आती है तो बात आती है हमारे देश के दो हिस्सों की। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ वो दो हिस्सों में बट भी गया, क्योंकि हम सभी को क्या चाहिए थी, हम सभी को इंडिपेंडेंस चाहिए थी, किसी भी कीमत पर इंडिपेंडेंस चाहिए थी। और उस समय पर हिंदू मुस्लिम एकता उसके बीच में दरार पड़ गई थी, जिसकी वजह से हमारे देश के दो टुकड़े हुए। उस समय हमारे देश में लगभग 350 मिलियन हिंदू थे और 100 मिलियन मुस्लिम लोग थे। उस समय दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हिंदुओं के राइट्स के लिए और मुस्लिम के राइट्स के लिए लड़ रही थी, हिंदुओं के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लीग। लीडर्स की बात करें तो हिंदुओं के लिए नेहरू और मुस्लिम्स के लिए जिन्ना। और नेहरू क्या चाहते थे, वो पॉलिटिकल पावर चाहते थे हिंदूज़ के लिए। जिन्ना जो चाहते थे वो पॉलिटिकल पावर तो चाहते ही थे मुस्लिम्स के लिए, साथ ही साथ मुस्लिम प्रोटेक्शन भी चाहते थे। देखिए यहाँ पर टाइम मैगज़ीन की एक फ़ोटो है, टाइम मैगज़ीन का कवर उस समय का। यहाँ पर टाइम मैगज़ीन के कवर पर वो चीज़ें आती हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं या बहुत ज़्यादा बवाल में होती हैं। वो लोग इस कवर पर आते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं वर्ल्ड वाइड। तो उस समय यहाँ पर इंडिया के लिए, देखिए यहाँ पर इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में एक राक्षस आपको दिखाई दे रहा होगा तलवार घुसाते हुए। तो उस समय टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पर आई थी ये फ़ोटो। आप सोचिए इस इमेज को देख करके आपको क्या पता लगता है कि एक राक्षस जिसने सीने में छुरा घोंप दिया भारत के और भारत के टुकड़े कर दिए, भारत को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पर एक हाथ में आग भी है, शस्त्र भी हैं। तो उस समय राइट्स हुए, दंगे हुए। उसका सोल्यूशन एक ही था कि दंगे ना हो। इसका एक ही सोल्यूशन था कि भारत को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, दो सेपरेट नेशंस में डिवाइड कर दिया जाए, इंडिया फॉर हिंदूज़ एंड पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स। तो ये दो डिवीज़न करनी थी। उससे पहले देखिए 1945 में जो ब्रिटिश इंडिया है वो किस तरीके से दिखाई देता था, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बर्मा जो है उसका भी काफ़ी हिस्सा इंडिया के साथ में था, ब्रिटिश इंडिया के अंदर था। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश हिस्सों में बँट गया। यहाँ पर पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है और जो ईस्ट पाकिस्तान है, जिसे 1971 में आज़ाद करवाया हिंदुस्तानी सेना ने, और बांग्लादेश एक नया देश वजूद में आया। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में जो ऊपर आप एक हिस्सा देख रहे हैं कश्मीर का, वो एक कश्मीर का हिस्सा आज भी वेस्ट पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान दबाकर बैठा है, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और इधर से चाइना भी हमारे देश का कश्मीर का एक हिस्सा दबा करके बैठा है, जिसको COK कहते हैं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से पार्टीशन के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखाई देता है, जिसमें हिस्से जो पाकिस्तान ने दबा लिए हैं कश्मीर के, वो पाकिस्तान के हिस्से में ही दिखाए गए हैं, और जो चाइना ने दबाया हुआ है वो चाइना के हिस्से में दिखाया गया है। तो इस तरीके से जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश की तस्वीर ही बदल गई, हमारा देश बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ पर आप देखिए पार्टीशन जो है वो किस तरीके से हुआ। पार्टीशन जब होता है किसी भी चीज़ का दो भाइयों के बीच में, तो ओबियसली सारी की सारी चीज़ें जो है दोनों के बीच में बराबर शेयर की जाती हैं। मिलिट्री शेयर करनी थी, रेलवे शेयर करना था, पॉलिसी शेयर करनी थी, और नेटिव प्रिंसेस जो थे वो उनको डिसाइड करना था कि वो किसकी तरफ रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था भारत उस समय। भारत बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ था, बहुत छोटी छोटी रियासतें थी उस टाइम भारत में। तो उन रियासतों के जो इंचार्ज थे, जो नवाब थे, जो राजा थे, उनको डिसाइड करना था कि वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के। तो उस टाइम पर लगभग 10 मिलियन पीपल जो थे उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन गया हिंदुस्तान और मुस्लिम राष्ट्र बन गया पाकिस्तान। तो मुस्लिमों ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों ने यहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया। ये आप इमेज देख सकते हैं उस समय की कि किस तरीके से रेल मालगाड़ी तक जो है उसके ऊपर भी लोग लद लद कर अपनी जगह छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपनी ज़मीन छोड़कर, अपनी धन दौलत छोड़कर, किस तरीके से रातों रात सारे लोग बेघर हो गए। उनको अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आना पड़ा। लगभग 5000 जो पीपल थे वो मारे गए, लगभग जो मुस्लिम हिंदू राइट्स हुए उस टाइम पे, और 15,000 से ज़्यादा हर्ट हुए। लेकिन ये आंकड़ा यहाँ थमा नहीं, ये एक छोटा सा आंकड़ा है। ये छोटा सा आंकड़ा तब का है जब
राइट्स स्टार्ट हुए थे, दंगे स्टार्ट हुए थे। उसके बाद 500 जो लोकल टाउन्स हैं उन्होंने डिसाइड किया वो मूव करेंगे, अपने अपने नेशंस में जाएंगे। लगभग 10 मिलियन रिफ्यूजीज़ जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हुए। मुस्लिम्स ने सिखों को मारना शुरू कर दिया, हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया जो पलायन कर रहे थे पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ, और हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारना स्टार्ट कर दिया जो पलायन कर रहे थे हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से गिद्ध लोगों को, जो लोगों की लाशें पड़ी हैं, मरे हुए लोग पड़े हैं, उनको खा रहे हैं, किस तरीके से गिद्ध मंडरा रहे हैं ऊपर। इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हो कि क्या हालत रही होगी उस समय उन दंगों की। जब ये दंगे ख़त्म हुए तो लगभग 1 मिलियन पीपल जो है, 1 मिलियन लोग जो है वो मारे जा चुके थे। लोगों ने इस वायलेंस के लिए ब्लेम किया पुअर मैनेजमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। गांधी जी जो थे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खफा थे क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने इतनी सारी हिंसा होते हुए देखी हमारे देश के आज़ाद होने के बाद। ये एक उन्होंने कभी नहीं सोचा था और हमारी कंट्री के लोगों ने भी नहीं सोचा था, और वो खुद भी उसके विक्टिम रहे क्योंकि 1948 के अंदर एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट उन्होंने उनको गोली से मार दिया। नाथूराम गोडसे उनका नाम था। उनको ये लगता था नाथूराम गोडसे को कि मुस्लिमों के पक्ष में गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। देखिए उसके बाद आप रिफ्यूज़ी कैंप की फ़ोटोज़ देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ कैंप्स लगे हुए थे, लोग बेघर हो गए थे, उनके पास खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं था, तो इस तरीके के कैंप्स में उनको रहना पड़ता था। रिफ्यूज़ी कैंप की एक फ़ोटो है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लेगेसीज़ की बात करें कि पार्टीशन के बाद क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहे, क्या नेगेटिव इफेक्ट रहे, तो नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ। लगभग 1 मिलियन लोग जो है वो मारे गए। सोशली हमारा देश जो है वो डिवाइड हो गया, अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इकोनॉमिकली हमारा देश जो है वो सफ़र करने लगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का, हमारे देश की प्रॉपर्टी का उस टाइम पे। तो उस नुकसान के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर। लॉन्ग टर्म कन्फ्लिक्ट एक स्टार्ट हो गया कश्मीर को लेकर के, न्यूक्लियर लड़ाई स्टार्ट हो गई दोनों देशों के बीच में, जो कभी भी एक बड़ा स्वरूप ले सकती है। कभी भी कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर पावर से हमला कर सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो प्रिवेंटेड ए सिविल वॉर, एक सिविल वॉर जो है वो हो सकती थी, और इवन ए जेनोसाइड अगेंस्ट द मुस्लिम, एथनिक क्लिनसिंग हो सकती थी, उसको रोक दिया गया। और दोनों कंट्रीज़ ने अपनी कंट्री के कल्चर, प्राइड और रिलीजन को अपने लिए पॉजिटिवली अगर देखा जाए उनकी तरफ से, तो उन्होंने इस देश को अपने देश के कल्चर, प्राइड और रिलीजन को बचा लिया। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई। अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आज हमें 75 साल हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। 75 साल बाद हमारा देश आज उस स्थिति में नहीं है, उससे बेहतर स्थिति में है। और आप लोग जितने भी बच्चे हैं हमारे देश के, हमारे देश का भविष्य है, और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारे देश में किसी भी तरीके से जाति, धर्म, लिंग, भाषा या किसी भी कारण से हमारे देश के बीच में, हमारे देश के लोगों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं आने चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सब लोग आप मिलजुल के रहें, एक साथ रहें, मेरी यही आशा है। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग रहेंगे, हमारे देश का भविष्य है आप लोग, हमारे देश को आप लोगों ने ही बचाना है। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिए कि हमारा देश अब जैसा है, जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही रहे, बल्कि उससे बेहतर स्थिति में आए, लेकिन जाति और धर्म के नाम पे हमारा देश कभी भी लड़े ना। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप ना भूलिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।